हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निधि मित्तल है। एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट है जो रिलेट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इससे पहले जो आपका एक मॉक टेस्ट हो चुका है वो रिलेट कर रहा था इंडियन पीनल कोड से, आईपीसी से। आज हम रिलेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या सही है? पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है वो संविदा कब कर सकता है? तो आपको याद होगा सेक्शन 12 के तहत, जिसमें बताया गया है कि अगर जब दो लोग आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ज़रूरी ये होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर उन दोनों का साउंड माइंड होना बेहद ज़रूरी है। साउंड माइंड होना चाहिए मतलब ये कि वो समझ सकते हो, वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो उससे रिलेटेड रैशनल जजमेंट वहाँ पर दे सकते हो। उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है, पागल खाने का एक रोगी है जो कुछ टाइम पर सही हो जाता है, तो ऐसे में उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है? किसी भी कीमत तक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी कहता है जिन अंतरालों में जिस भी टाइम पर वो सही हो जाता है, साउंड माइंड हो जाता है, उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी सही है इसमें। पागल खाने का एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है वह संविदा कर सकता है। जिन अंतरालों में वह स्वस्थ चित्त हो जाता है उस समय में संविदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर क्या बन जाता है? जब ऑफर किया जाता है एक पार्टी द्वारा और दूसरी पार्टी द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? वह प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस को कहाँ डिफाइन करा गया है? प्रॉमिस को सेक्शन 2 के सब क्लोज बी में डिफाइन करा गया है। क्या बन जाता है? वह प्रॉमिस बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के की गई संविदा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन नहीं है उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपको याद होगा सेक्शन 25 जो है इस संबंध में बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वह एग्रीमेंट वॉइड होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस नियम के भी हमने कुछ एक्सेप्शन जाने हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि रोज़ाना सुबह 10:15 पर हमारे यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, आपका थियोरेटिकल भी वहाँ पर काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए बी से यह वादा करता है, ए बी से यह वादा करता है कि वह, ए बी से यह प्रॉमिस करता है कि बी के लिए, कि ए जो है वो इस बी के लिए एक पेंटिंग बनाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि ए और बी के बीच जो ये एग्रीमेंट हो रहा है इसको परफॉर्म कौन करेगा? ऑप्शन ए कहता है कि जो ए का बेटा होगा वो ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसे परफॉर्म कर सकता है एक ही तरफ से। ऑप्शन बी कहता है ए को स्वयं ही, ए को खुद ही इस परफॉर्म को करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल करनी होगी। ऑप्शन सी कहता है ए संविदा का पालन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को, किसी अदर पर्सन को, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है। तो याद रखना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल परफॉर्मेंस पर बेस है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनल परफॉर्मेंस पर बेस है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि जो ए होगा जो प्रॉमिस कर रहा है पेंटिंग बनाने का उसे खुद यहाँ पर इस परफॉर्मेंस को फुलफिल करना होगा। क्वेश्चन, ऐसा हर करार फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आवश्यक से भिन्न किसी विवाह के अवरोध हो। मैंने इंग्लिश में लिख रहा है एवरी एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है या नन ऑफ दी एबव है?
तो सबसे पहले आपको याद करना होगा सेक्शन 26, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी व्यक्ति को मैरिज करने से रेस्ट्रेंट कर रहे हैं अदर देन माइनर, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध। इंग्लिश में रीड कर लीजिए। इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इलीगल, क्या होगा? ऑप्शन ए, दोनों ही जो शाखाओं होंगी, दोनों जो प्रॉमिस होंगी उनको इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है, मतलब जो केवल जो लीगल ब्रांच है, ओनली जो लीगल प्रॉमिस है उसको ही केवल इन्फोर्स कराया जा सकता है, दोनों प्रॉमिस में से कोई भी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती है, नन ऑफ दी एवर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, बताइए सही आंसर क्या होगा? सेक्शन 58 को देख लीजिएगा आप इस संबंध में, जिसमें साफ कहा गया है कि जो लीगल ब्रांच होगी, जो लीगल शाखा है, केवल वैध शाखा का ही यहाँ इस संबंध में इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो एक स्टेटमेंट आपके सामने है, एक इलस्ट्रेशन आपके सामने दे रखा गया है, हिंदी में मैं बता दे रही हूँ, इंग्लिश के लिए यहाँ पे दे रखा गया है। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ए, एक संगीत समारोह में 1000 रुपये पर जो अग्रिम दिए जाते हैं बी के लिए गाने की संविदा करती है। ए इतनी बीमार है कि गाना नहीं गा सकती है। ए उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है जो बी को होते हुए यदि एक गाना गा सकती, किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1000 रुपये बी को लौटाने होंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अ बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर 1000 रुपीज़। ए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बी के लिए कि वो उसके रिसोर्ट वगैरह में गाना गाएगी 1000 रुपये के लिए, जो कि उसे एडवांस में ही पे कर दिए गए हैं। लेकिन जब उसके द्वारा परफॉर्म करने की बारी आ रही है तब ए बहुत ज़्यादा बीमार है, इतनी ज़्यादा बीमार है कि वो वहाँ पर अब परफॉर्म नहीं कर सकती है। ऐसी कंडीशन में जो ए है वो कंपनसेट करने को तो खैर बाउंड नहीं है बी के लिए। कौन से कंपनसेट की बात हो रही है? उन लॉसेस के लिए जो कि अगर वो ए जो है अगर परफॉर्म कर पाते तो शायद उसको बेनिफिट हो जाता, तो वो कंपनसेट करने को तो बाउंड नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जो यहाँ पर उसने ए ने पैसे लिए थे 1000 रुपये, वो उसको बी को वापस करने होंगे जो 1000 रुपये उसने एडवांस लिए थे। हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रिलेट करता है सेक्शन 65 का ही एक इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 65 जो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉइड एग्रीमेंट के तहत कोई भी मतलब जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, अगर कोई एक पार्टी उनसे कोई लाभ प्राप्त कर रही है तो उसको वो बेनिफिट वहाँ लौटाना ही होगा उसे। वो ऐसा नहीं है वो ये कह के बच जाएगी कि अरे ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी उसने बेनिफिट रिसीव करा है एक पार्टी से तो उसको वो वापस करना ही होगा। अगला जो ये 4th क्वेश्चन है, ये वाला मैं हिंदी में रीड करूँगी, आपके लिए इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। उप अभिकर्ता वो व्यक्ति है, मतलब सब एजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सब एजेंट की बात की जा रही है। सब एजेंट वो व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार में किसके द्वारा नियोजित किया जाता है? सब एजेंट को हम सभी जानते हैं, सब एजेंट की बात हो रही है, जो कि आप देख लीजिएगा सेक्शन 191 से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? सेक्शन 191 से रिलेट करता है। तो सब एजेंट जो है यहाँ पर वो किसके कंट्रोल में काम करता है? सब एजेंट जो है वो यहाँ पर इस संबंध में जो ओरिजिनल एजेंट होता है, जो मूल अभिकर्ता होता है, उसके अंडर कंट्रोल में वो काम करता है। ये मैं हिंदी में रीड करूँगी स्टेटमेंट, आपके लिए मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें से ट्रू और फॉल्स क्या है। A gives authority to B to sell A land and to pay himself out of the proceed the debt due to him from A. A cannot revoke this authority nor can it be terminated by his insanity or death. B को A यह प्राधिकार देता है कि वह A की भूमि बेच दे, यानी कि A कौन है यहाँ पर? प्रिंसिपल है। उसने B से कहा कि वह B की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगामों में से उन ऋणों का संदाय कर ले जो ए द्वारा उसे शोध हैं। मतलब पी ने कहा, जो प्रिंसिपल है उसने
जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो ए है, उसने बी को कहा कि वह ए की जो ज़मीन है उसे वो बेच दे और उसको बेचने के बाद में जो भी पैसा बी का ए पे बन रहा था उसको वह पे कर ले उससे। अब जो प्रिंसिपल है ए, वो अपने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है क्या इस कंडीशन में। यहाँ पर जो ए है वो अपने इस अथॉरिटी को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, और ना ही ए की पागलपन, ए के पागल हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने से उसका ये प्राधिकार टर्मिनेट हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और हमने ऐसा क्यों कहा है, हमने ऐसा इसलिए कहा है, सेक्शन 202 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो यही बताता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ इंटरेस्ट, जब एजेंट का ही इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में, उस कंडीशन की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है इसमें जो यहाँ पर एजेंट है बी, जिसको अपॉइंट करा गया है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, उसका खुद का उस प्रॉपर्टी में वहाँ पर इंटरेस्ट है उसमें उसका। where the agent has himself an interest in the property which form the subject matter of agency, where the agent, जहाँ एजेंट खुद इंटरेस्ट रखे हुए है उस प्रॉपर्टी में, उस सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर्टी में, सब्जेक्ट मैटर में एजेंसी की, तो एजेंसी को जब तक वहाँ पर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो अगर, तो उससे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता उसके इंटरेस्ट को वहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा हिंदी में और आपके लिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब कोई चीज़ जो सामान्यतः या विक्रय का विषय हो खो जाए, तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके, या यदि वो पराब पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने पर संदाय करने से इनकार करे, तो पराब पाने वाला उसको बेच सकेगा जब पाई गई चीज़ के बारे में परे जाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य की कितनी 1/4, 2/3 या 1/3 वैल्यू तक पहुंच जाए। यहाँ बात हो रही है इस संबंध में कि जो फाइंड ऑफ गुड्स होता है, यहाँ बात हो रही है सेक्शन 169 की। यहाँ बात की जा रही है कि जो फाइंड ऑफ गुड्स होता है, जब उसे कोई सामान मिलता है तो वो उस सामान को कब बेच सकता है। When a thing which are commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot with reasonable diligence, अपनी तरफ से फाइंड ऑफ गुड्स ने हर संभव कोशिश कर ली उस ओनर को देखने की उस गुड्स के, पर वो नहीं प्राप्त कर सका उसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है इफ़ ही रिफ्यूज़ अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर, द फाइंडर बेच सकता है उसे, पर कब। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू, कम से कम 2/3, कितनी वैल्यू हो जानी चाहिए उसके तक, 2/3। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाते हैं, वो करार कहलाते हैं, वो यहाँ पर एग्रीमेंट कहलाते हैं। और एग्रीमेंट को अच्छी तरह याद कर लो, कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज ई में डिफाइन करा गया है। जब पारिवारिक समझौते के दौरान बंटवारे के समय यह व्यवस्था की गई हो कि माँ को भरण पोषण दिया जाएगा, तो यह संविदा कैसी होगी। आपको याद होगा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एक्सेप्शन के तहत भी आते हैं फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट, इस तरह के एक्सेप्शन भी उसमें आते हैं। और यह जो कम संविदा होगी यहाँ इस संबंध में, वो इसमें इन्फोर्सेबल मानी जाएगी। जब कोई व्यक्ति भारतीय संविधान, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई व्यक्ति मेजर वयस्क कब माना जाएगा। जनरल स्पीकिंग ऑप्शन ए कहता है जब उसने 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऑप्शन बी कहता है जब उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऑप्शन सी कहता है जब उसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अबव। जनरल स्पीकिंग जब उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप रीड कर लीजिए। ए नीलामी द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में ए जानता है कि वो ऐबदार है। ए हॉर्स के ऐब के बारे में बी को कुछ नहीं कहता। क्या यहाँ पर ए ने कपट किया है? ए ने कोई कपट नहीं किया है। ए ने अनैतिक कार्य किया है, नन ऑफ दी एबव। ए सेल बाई ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नो टू बी अनसाउंड। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। क्या ए ने
यहाँ पर ए ने फ्रॉड नहीं करा है। क्वेश्चन ए एग्री टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर। बी अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए बी को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। क्या आंसर होगा? यह जो करार है वो अपने आप में ही शून्य है क्योंकि वो अनैतिक है। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।